बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। चौथा सुतून की टीम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद पहुंची है और धुंध को कभी चीरते हुए, कभी आंख मचोली करते हुए, कभी रास्ता ब्लॉक, कभी रोड बंद और कभी मामलात के, लेकिन फिर भी हम पहुंचे। ये हमारा फ़र्ज़ है। आपने हमें NA1 चित्राल से भी देखा और वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया और हम पानियों की तरफ जाना चाह रहे हैं और दरियाए सिंध के किनारे किनारे चल रहे हैं। पूर्वी पंजाब के अहम तरीन शहर हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और मुजफ्फरगढ़ के हवाले से अगर ये बात की जाए, जनूबी पंजाब का बड़ी अहमियत का हामिल ये इलाका है, ये ज़िला है जिसमें 4 कौमी असम्बली की और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। यहाँ के कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है 17,69,300, जिसमें 9,47,211 मर्द वोटर हैं और 8,22,099 ये खवातीन वोटर हैं। तनासब इनका है 53.54 मर्दों का और खवातीन का है 46.46। अगर यूं देखा जाए कि 4 हल्के कौन से कौमी असम्बली के, तो उनमें NA175, NA176, NA177 एंड NA178। सूबाई असम्बली के हल्कों का जो है वो PP 268 से शुरू होके 275 तक, यानी कि 269, 270, 271, 272, 273, 274 और PP 275। इसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबले हैं। खवातीन भी इन एरिया से हिस्सा ले रही हैं। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून हैं और सैयदा बुखारी साहिबा, वो हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में और हर जो उम्मीदवार है वो अपनी कैंपेन पे है। हम ये कोशिश करेंगे कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ और फिर उसके बाद हम जाने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ इलाकों में, और हम रहीम यार खान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, डेरा गाजी खान जाने की कोशिश करेंगे, दीगर जो इलाके हैं जहां तक पहुंच सके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको सिंध और पंजाब के संगम से बाय बाय करेंगे इस प्रोग्राम में। रहीम यार खान के बाद इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही ऑल द वे सफ़र में है। हम आपके लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान के लिए करते हैं, आप हमारे लिए कीजिएगा कि हम खैर खैरियत से इस फ़र्ज़ को पूरा कर सकें। आए आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, हम मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं और PP 268 जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली जनाब प्रोफेसर इफ्तिखार हाशमी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब। हाशमी साहब, मैं चित्राल से चला और यहाँ तक एक ही सवाल मेरा सबसे पहला, मसला नंबर 1 क्या है इस इलाके का, इस हल्के का? जी, मुजफ्फरगढ़ का जो सबसे बड़ा मसला है यहाँ का सीवरेज का है, यहाँ की रोड्स का है और तालीमी लिहाज से यहाँ बहुत ज़्यादा पसमानदगी है। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 1861 का ये ज़िला है और उसके बावजूद यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद है, तैयब बर्दगान हॉस्पिटल, लेकिन उसको मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया पिछले अदवार में वादों के बावजूद। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी नहीं है और इस तरह के से बहुत सारे और मसाइल हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये चीज़ें जो है वो मुजफ्फरगढ़ को पिछले अदवार में नहीं मिली और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ये चीज़ें हम मुजफ्फरगढ़ को देंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, थैंक यू। ये जो है ना कि कुछ कर गुजरे, अब मेरा ख्याल है काफ़ी देर हो गई है और सब कुछ ही देख लिया, तनज़लियाँ भी देख ली। अब अपलिफ्ट करना होगा, अब सब कुछ सोच के अपना फ़र्ज़ पूरा करना होगा और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियत के लिए उस हवाले से तन मन धन की कुर्बानी भी देना होगी। दे भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी हो गई है। चलो कहीं और चलते हैं, आए हमारे साथ यार। जी नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम जहाँ भी जाती है, हमने हमेशा ये कोशिश की वहाँ के प्रेस क्लब हो, वहाँ के सहाफ़ी हो, जो असल जो नब्ज़ पे हाथ रखते हैं कि शहर में, इलाके में, ज़िले में और पूरे एरिया में हो क्या रहा है। PTV से वाबस्ता है जनाब राव रिजवान। बहुत शुक्रिया राव साहब वक्त का। ये बताइएगा सबसे बड़ा मसला यहाँ का क्या है और सियासी जो जोड़ तोड़ है वो कैसे है? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुजफ्फरगढ़ 2 दरियाओं के दरमियान में है। 22 किलोमीटर से 24 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है जिसमें ये आबादी बड़े अरसे से मुतासर हो रही है और पसमानदा इलाका है। तो हर साल दरियाए सिंध में या दरियाए चनाब में किसी न किसी में फ्लड का एक नया ख़तरा रहता है और आते भी हैं फ्लड, जिसकी वजह से आबादी मुतासर होती है, सड़कें टूट जाती हैं, रास्ते काबिल नहीं रहते। इसी तरह ज़िम्मेदारों की फसलें डूब जाती हैं, उनका नुकसान होता है।
मेन मसला हमारा जो अलीपुर रोड दोराहा ना होने की वजह से रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर का 90 किलोमीटर का एक फासला है। टूटे हुए रोड, सिंगल रोड के ऊपर रोजाना एक्सीडेंट का खदशा रहता है, बल्कि हो रहे हैं। बहुत सारी जानें ज़ाय हुई हैं और किसी भी एमएनए एमपीए ने साबका 20 सालों में इस रोड पे कोई तवज्जो नहीं दी। इसके अलावा हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फुकदान है। दरिया पार करके हमारे बच्चे बच्चियाँ तालीम के लिए मुल्तान डीजी खान जाते हैं, दोनों तरफ दरिया पार करना पड़ता है उन्हें। दरिया क्रॉस करने के लिए जिन दिनों में दरिया में तूफानी होती है, फ्लड आया होता है, उन दिनों में भी बड़े मसाइल होते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को कैसे भेजें। राव साहब, जोड़ तोड़ सियासी इन इलाकों में बड़े सरदार वडेरे वो सारे सामने आते रहे, यहाँ की क्या सूरत हाल है मुजफ्फरगढ़? मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल सबके सामने है। यहाँ पे एक वडेरा शाही का निज़ाम शुरू दिन से चलता आ रहा था। जो भी एमपी एमएनए बनता है वो सबसे पहले अपने भाई भतीजों, अपनी बरादरी और अपने गली मोहल्ले को नवाजता है। बाकी लोग उसी तरह रह जाते हैं, जिनकी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि उनके मसाइल हल होंगे, उनकी तरफ भी तवज्जो होगी, उनके लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। वो सब उसी तरह पड़े रहते हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। सिर्फ नफ्सा नफ्सी का आलम होता है कि जो भी उम्मीदवार मुंतखब होके जाता है वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वहाँ असम्बली में पहुँचने के बाद फिर लोगों से नहीं मिलते, नवाबगिरी में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब। नाज़रीन, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने जो मुकामी सहाफ़ी हैं, मीडिया पर्सनस हैं, जो लोग हैं, उनसे ये कहूँगा कि ये बात भी मेरे सामने आई कि इस्लामाबाद में जाके गायब हो जाते हैं, फिर वो 5 साल 2 साल नज़र ही कोई नहीं आते। ये भी करें मुकामी सहाफ़ी कि अपने अपने एमएनए और एमपीए की असम्बली के अंदर क्या कारकर्दगी है, वो 5 साल में बोला कितनी दफ़ा है, कोई मोशन है, कोई नुक्ता है, कोई नुक्ता एतराज़ है, इस मुल्क व कौम के लिए पॉलिसी साजी में उसका किरदार कितना है, ये इनको भी नज़र रखनी चाहिए ताकि अपने एमएनए से पूछ सके, अपने एमपीए से पूछ सके। तुसी असम्बली की कीता सी जी, यहाँ तो नज़र नहीं आए थे, रहे इस्लामाबाद या लाहौर, तो फिर किया क्या, ये भी नज़र रखें तो फिर पूछा भी जा सकता है। आए आगे बढ़ते हैं जी। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ में NA 175 कौमी असम्बली का हल्का 175, उससे जमात इस्लामी के उम्मीदवार जनाब राना मोहम्मद अफजल हमारे साथ हैं। राना साहब, क्या जो लोग अरकान पार्लियामेंट बनते हैं, मुंतखब होते हैं, उनका काम ये गटर शटर ही है या उनका काम पॉलिसीज़ बनाना है बड़े लेवल पे, कौमी लेवल पे? उस हवाले से आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है कि अरकान असम्बली का काम पॉलिसी बनाना है और ऐसी पॉलिसी बनाना है जिसमें इज्तमाई तरक्की और फलाह हो। लेकिन यहाँ एक तासुर इन लोगों ने अपने किरदार से और कमीशन खोरी की वजह से बना दिया है कि आपकी गली, नाली, सड़क, सोलंग, पुल, खंबा ये हमारे बगैर नहीं हो सकेगा, हम ही देंगे, हमारी इजारादारी है। और हुक्मरान और पार्टियां इनके हाथों ब्लैकमेल भी होते हैं, इनको तरक्याती बजट देते हैं, जब वो यहाँ लेकर आते हैं तो फिर उसमें से 15% कमीशन खाते हैं। ये वो मकरू खेल है जिसकी वजह से ये इस धंधे के साथ जुड़े हुए हैं। वरना आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, अरकान असम्बली सूबाई हूँ या कौमी हूँ, उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हमारा पूरा मुल्क सूबा तरक्की ज़िला करे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नाज़रीन, मुझे एक बात याद आ गई, जब सैलाब आया, मैं इन्हीं एरियाज़ में, आपने देखा मुझे मुसलसल पाकिस्तान में सबसे पहला जो पूरा प्रोग्राम था वो हमारा चौथा सुतून ही था सैलाब के मामलात में। वो नहीं, वो वसीम अकरम प्लस होते थे जो, उनके शहर में गए तो ब्रिज, मुझे वो वाक़या याद आ गया ये बातें सुन के कि वो जो ब्रिज ठीक भी था, वहाँ पे बंदा जाके डिप्टी कमिश्नर साहब को कहता है इनू ही तोड़ दो, दोबारा बन जाएगा तो कोई दिहाड़ी लग जाएगी। हुन मज़ीद नहीं, गुंजाइश नहीं है, सोच समझ के अपने वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। आइए आगे बढ़ते, शहर में चलते हैं, मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारान या रहनुमा जो भी मुयस्सर होंगे, जहाँ तक हम हाज़िर हो सके वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, पहुँचने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने हमें देखा मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हलकों में, कि हम कोशिश ये भी कर रहे हैं NA 1 से शुरू होकर और यहाँ तक पहुँचे हैं मुजफ्फरगढ़ तक, तो उसमें जो उम्मीदवार हैं, और ये दूर दराज के इलाके हैं, MNA के उम्मीदवार कहीं दूर हैं, देहातों में 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर, और इसी तरह शहर में जब हम मौजूद हैं तो हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए PP 268 पंजाब असम्बली के हल्के जनाब सरदार अजमल खान चांडिया। बहुत शुक्रिया चांडिया साहब, आपके वक्त का। की माहौल है, कैसी कैंपेन है? अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन बहुत अच्छी है और जिस तरह पब्लिक का रिस्पांस है, इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को सुरखरू होंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
मुजफ्फरगढ़ में तमाम सीट्स इंशाल्लाह जीत रही है। और जिस अंदाज में हमारी टीम्स कैंपेन चला रही हैं वो बिल्कुल आप समझ लें कि मिसाली है। और इस वक्त जो पब्लिक का रिस्पांस है ख़ास तौर पे नौजवानों का, मेरे हवाले से या मेरे जो हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके हवाले से, वो बड़ा ज़बरदस्त है। क्योंकि मैंने हमेशा खिदमत की सियासत की है और नौजवानों की सियासत की है। मैंने हमेशा अपना जो एक्सपीरियंस है जो सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का है और जो पॉलिटिक्स का है उसको मर्ज करके हमेशा लोगों के लिए अपनी दस्तियाबी आसान की है, जिसकी वजह से हमें रिस्पांस मिल रहा है। और ये चांडिया साहब यहाँ पे बड़ा गिला मैंने देखा है मुख्तलिफ इलाकों में कि जो एमपी हो जाता है वो लाहौर तो बाहर नहीं आता और जो इस्लामाबाद चला जाता है वहीं का हो रहता है, फिर इलेक्शन में नज़र आती है। ये गिला इनका किस हद तक दुरुस्त है? इनका गिला इसलिए दुरुस्त है कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन है या तो वो प्रेशर हैंडलिंग में वीक है। इस वजह से अगर कोई जब पब्लिक का प्रेशर होता है काम का तो वो एस्केपिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का 20 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 34 इंटरनेशनल इदारों के साथ मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ पे अपने रोल जो है ना वो प्ले किए हैं, अदा किए हैं। और उसमें यूएन के इदारे भी हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, यूएसएड भी है, यूके एड भी है, सेव द चिल्ड्रन और एरा गवर्नमेंट के जितने भी बड़े इदारे हैं। तो वो एक्सपीरियंस, दूसरा मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और बाकी ये कि मेरे की गेम करते रहे हो? क्रिकेट और मेरा पब्लिक में इंग्रेंस बहुत ज़्यादा है, खसूसी तौर पर नौजवानों में। और यहाँ हमने चार्टर ऑफ डिमांड हमारा हकूक़ मुजफ्फरगढ़ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ज़िलाई हेड क्वार्टर है लेकिन बेसिक सहूलियात से महरूम है। आज तक यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया है, लोगों की डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। तो ये मिथ इंशाल्लाह मैंने तोड़नी है और मैं इंशाल्लाह PMLN को मुजफ्फरगढ़ का किला बनाऊंगा इंशाल्लाह। नौजवान हमारे साथ हैं और हमारा जो विजन है वो लोग उसको ओन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये करूँगा चांडिया साहब, आम तौर पे ये हम समझते हैं कि MPA और MNA जो है वो साड़ियाँ नालियाँ साफ कराएगा और हमारे वो जो लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं वो उम्मीदें यहाँ लगाता है। हालांकि ये पॉलिसी साजी काम है। वो पॉलिसीज क्या क्या है आपके जहन में? जो आप पंजाब असम्बली पहुँचते हैं तो वो क्या चीज़ बड़े कैनवस पे सूबे के हवाले से आपके जहन में क्या है? मेरे ध्यान में बड़ी चीज़ें हैं। सबसे नंबर 1 तो ये है कि मैं मुजफ्फरगढ़ के लिए चंद मेगा प्रोजेक्ट्स लाना चाहता हूँ, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ है और यूनिवर्सिटी भी स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की। इसी तरह हमारे पास 2 500 बेडेड हॉस्पिटल हैं और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें तोहफा दिया था ये इंडस हॉस्पिटल का, जो कि इस वक्त पंजाब में एक बेस्ट हॉस्पिटल है। तो हम उसके अगले स्टेप पे जाएंगे, अपनी क़यादत को कहेंगे कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की क्लासेस हों, प्लस जो है यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर हो, जैसे मुल्तान निस्तर में मीनार है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो पेशेंट फ्लो है वो भी अच्छा होगा और जो प्रेशर बिस्तर पे आया हुआ है वो डाइवर्ट हो जाएगा। थैंक यू चांडिया जी, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यही बात होनी चाहिए कि कुछ चीज़ लेके आए ना, आवे ही आवे जावे ही जावे नहीं, बल्कि जो असल इश्यूज़ हैं, पॉलिसी मेकिंग जो है उस पर जिस तरह बात हुई, अल्लाह ताला करे कि जो भी आए और चांडिया साहब आते हैं, जो भी आए वो यही चीज़ें लेके फिर चलते रहें ताकि किसी मंजिल तक भी पहुंच सके। हम अब डेरा गाजी खान की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके भी आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ शख्सियात से और इसी तरह हम चलते जाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, हम पहुँच गए हैं डेरा गाजी खान। मेरे पीछे इसको संगम चौक भी कहा जाता है और पुल डैक भी कहा जाता है। अगर बात करें हम डेरा गाजी खान के कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तो वो है 12,36,098, जिनमें मर्द हैं 6,69,518 और इसी तरह ख़वातीन की वोटर्स की तादाद है 5,66,580। तनासुब देखा जाए तो 54.16% मर्द और 45.84% ख़वातीन हैं। यहाँ पे कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, NA 184, 185 एंड 186। और इसी तरह अगर हम बात करें जो सूबाई असम्बली के हवाले से है तो वो बनता है PP 286, 287, 288, PP 299, 290 और 291। यहाँ पे लगारी, यहाँ पे खोसा बरादरान और वो बरादरी और इसी तरह यकीनन सरदार यहाँ पे हैं और मुकाबले कांटेदार हैं। यहाँ से एक NA की नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार वो सामने नहीं ला सकी।
उसकी वजह ये है कि यहाँ से 2013 में जो MNA मुंतखब हुए थे वो थे डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम जो इस वक्त सेनेटर हैं, और उसके बाद 2018 में बाहमी यहाँ पे नून लीग के साथ चूँकि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का वो इत्तेहाद है। अभी भी ये सुनने में आया है, बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब से भी कि क्या मसला है और नून लीग का क्यों उम्मीदवार नहीं है। इसके साथ साथ सुबाई यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे लगारी साहब और खोसा साहब वो आमने सामने हैं और उनका मुकाबला बड़ा सख्त है। और ये लड़ाई हमने माजी में भी देखी, जब सरदार फारूक खान लगारी सदर पाकिस्तान थे तब जनाब जुल्फ़कार खोसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर थे और चोटी ज़ेरी भी गए लेके कि ये है सारा मामला जनाब लगारी का। ये पूरी पिछली, मैं इसलिए थोड़ी सी आपको कहानी बयान कर रहा हूँ कि हमने तब भी खुद भी गए चोटी ज़ेरी और हमने देखा जो मीडिया में जिस तरह की गुफ्तगू होती थी। अब पासा बदल गया है, अब लगारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हैं और खोसा साहब जो है वो पीपल्स पार्टी में हैं, और इसी तरह दोस्त मोहम्मद खोसा और जनाब लगारी जो है वो सामने सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, बातचीत की कोशिश करेंगे, उम्मीदवारान या रहनुमा या सियासी ज़ोमा या वोटर्स जो भी हमें मिलते हैं और डेरा गाजी खान के लोगों से बातचीत करते हैं, और उसके बाद फिर हमने बढ़ना है रेम यार खान की तरफ। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, NA 185 और PP 289 हम डेरा गाजी खान में ही है और यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं। महमूद खान साहब, इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये डिविजनल हेडक्वार्टर है जी। मैं कोई आज से 15 साल पहले यहाँ बतौर तहसील नाज़िम मैंने काम किया था। अनफॉर्चुनेटली बाद में किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। जब ये प्लानिंग भी हुई तो 2010 के बाद इसका जो सीवर बिछाया गया वो गलत तरीके से बिछाया गया, छोटे साइज़ का बिछाया गया और उसके अंदर कोई मास्टर प्लानिंग के ऊपर अमल भी नहीं किया गया। इसका बुनियादी मसला सीवरेज है, निकासी है आप और फ्रेमी है आप, ये इनके बड़े मसले हैं। मान का आपका एजेंडा क्या? आप मेरा एजेंडा सर यही है, सबसे पहले मास्टर प्लानिंग करके फ्रेमी आप और निकासी आपको दुरुस्त करना है। इस शहर के अंदरूनी रास्ते बहुत ठीक नहीं है, ट्रैफिक आबादी बढ़ गई है। ये रास्ते अंदरूनी रास्तों को ठीक करना, फिर गैस की फ्रेमी है, काफ़ी आबादियाँ जिनके ऊपर गैस नहीं है, इनके ऊपर तवज्जो देंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि सबसे इन मसाइल से सबसे बड़ा मसला हमारी यूथ है। यूथ के लिए मैं, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो उनके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं गुजारिश करूंगा जो उस वक्त के हाकिम होंगे कि मेहरबानी करके बाकी तमाम स्कीमें सस्पेंड करके 1 साल के लिए यूथ एम्प्लॉयमेंट लोन फॉर ओवरसीज़ दें, या कि ये MPhil, ये MA पास बच्चे जो हैं ये बाहर जाएं। उनके पास इतनी पैसे नहीं है, गरीब आदमी पता नहीं कैसे मुश्किल से अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाता है, उनके पास 25-30 लाख रुपया नहीं है। अगर ये रिवॉल्विंग फंड एक दफ़ा कायम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी गारंटी वापसी की, उसकी अपना एक पाकिस्तानी पासपोर्ट ही उसकी गारंटी है। जी नाज़रीन, डेरा गाजी खान में ही मौजूद हैं और इस इलाके की मैंने जैसे आगाज़ में भी बात की कि मजहबी जमातें, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट है, हिमायत है। इसी तरह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब के साहबजादे हैं और मुस्लिम लीग यूथ विंग पंजाब के सीनियर नायब सदर भी हैं उसामा अब्दुल करीम। उसामा भाई, यहाँ की सूरत हाल क्या है? मैं अगर यूँ पूछूँ कि मसला नंबर 1 क्या है इस इलाके का, तो क्या कहेंगे आप? देखें जी, इस इलाके का मसला नंबर 1 तो इसकी डेवलपमेंट है। जो पंजाब का ये आखिरी ज़िला आके बनता है इस तरफ से, और वहाँ राजनपुर है, इधर से अगर इस कोने से देखा जाए तो डेरा गाजी खान है। इसका सबसे बड़ा मसला इसकी डेवलपमेंट है। इसकी डेवलपमेंट जो है वो इसको इतना पीछे रखा गया, और हम लोग ये समझते थे कि शायद पिछली हुकूमत में लोगों ने, बल्कि डेरा गाजी खान के लोगों की एक उम्मीद वाबस्ता थी कि उस्मान बुज़दार चूँकि इसी ज़िले से वो वज़ीर आला बने हैं, लेकिन बड़ा लोगों में एक मायूसी है कि जी इस ज़िले का वज़ीर आला होने के बावजूद ज़िले के लिए कोई काम नहीं कर सके। खैर, वो एक अलहदा चीज़ है। बहरहाल 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, इस मुल्क का इन्होंने एक रगड़ा निकाल दिया है। डेरा गाजी खान का भी उसी के साथ एक रगड़ा निकला है। अब देखें, जिस चौक पे आप खड़े हैं, लकीली हम इसी चौक पे खड़े हैं, ये एक मानका कैनाल है जो इसमें सारा सीवरेज इसमें डाल दिया गया है, और ये यहाँ आप स्मेल फील कर रहे होंगे, पूरे शहर के सेंटर से गुजरता हुआ जा रहा है। तो
किसी जगह आप चले जाएं डेवलपमेंट बिल्कुल है नहीं, वाटर सप्लाई तबाह हो गई है इस शहर की। इस शहर का सीवरेज जो है, पूरे का पूरे शहर का सीवरेज, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं हूँ, पूरी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेरा गाजी खान का सीवरेज तबाह हुआ है। कम से कम जिसके ऊपर 10 से 12 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट आना चाहिए जो इस सिर्फ सिटी के लिए हो, तो शायद वो सरवाइव कर जाए, अदरवाइज नहीं है। वाटर सप्लाई हमारे पास नहीं है, और जो है उसके इवन बिजली के बिल भी को अदा नहीं होते। 3-3 महीने 4-4 महीने के बिजली के बिल के बाद वो वापडा उनको काट देता है। शहर का कोई एक मसला हो तो बताऊं, एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास। गैस हमारे पास शहर में इस वक्त तकरीबन 70% सिटी, इस आज जो आप जिस सर्दी में मैं और आप खड़े हैं, 70% सिटी में गैस नहीं है आज। इश्यूज देखे ना, जहाँ जहाँ हम गए इश्यूज तो यही सामने। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो भी आपने जिक्र किया 5 साल का भी, फिर इस इलाके के मुंतखब अरकान का भी के मसाइल जो के तू रहे, ये मुझे बताइए जो हिद्दतें शिद्दतें कुछ हमने माजी में देखी और जिस तरह रियासत मुखालफ मुजाहरे देखे, शहदा की बेतौकीरी देखी, इस इलाके में बड़ा एक हमें वहाँ बैठ के डराया जाता है कि मजहबी एलिमेंट भी जो है ना वो बड़ा मुतशद्दद है। इस एरिया की क्या सूरत है? देखिए, मजहबी एलिमेंट के हवाले से डेरा गाजी खान बड़ा पुरसकून एरिया है। यहाँ अल्लाह के फजल से किसी मसलक का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है। रातों को हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे अक्सर औकात किसी प्रोग्राम में जाना हो, किसी खुशी गमी में जाना हो, तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। तो यहाँ इस मजहबी हवाले से बड़ा पुरसकून माहौल है। अगर इस माहौल को एंजॉय करना है तो फिर डेरा गाजी खान में ज़रूर आ जाए। वाह वाह वाह। अच्छा, अब मुझे आखिरी सवाल ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून का यहाँ एनए का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं है, क्या वजह है उसकी? मुस्लिम लीग नून के एनए का उम्मीदवार इस सीट को बाबा ने इलेक्शन लड़ा था 2008 से, और एक बार ही मुस्लिम लीग ने ये सीट निकाली, वो बाबा ने 2013 में निकाली थी। उसके बाद चूँकि वो सेनेट में चले गए हैं तो वो उम्मीदवार थे नहीं, और यहाँ पे अब आज़ाद एक उम्मीदवार आए हैं, एक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो हमने भी यही फैसला किया है। हमने इवन शायद पार्टी हमसे नाराज़ भी हो इस बात पे कि शहर के अंदर जो एमपीए के उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग के एक टिकट होल्डर हैं, लेकिन हमने उनसे माजरत की है जी, इस सीट पे हम माजरत करते हैं। इस सीट पे एक आज़ाद उम्मीदवार जिसकी खिदमत जो है वो बेहतर है, तो हम उसके साथ ही खड़े हैं जी। चलिए, ये तो तफसील से बात करेंगे डॉक्टर साहब जब आएंगे ना, कि जमातों के दरमियान जो मामलात हैं। मैं साजिद मीर साहब के भी वो देखता रहता हूँ ट्वीट्स वगैरह, लेकिन वो नून लीग की बहरहाल हमायती जमात है। हाँ, इलाकों के अंदर शख्सियत दे के उसके हवाले से फैसला है। और ये बाकी पूरे ज़िले में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब पूरे में और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन इस सीट पे हमारे घर की सीट है, और इस सीट पे हम कहीं ना कहीं हमें अपनी जो है रिजर्वेशंस होती हैं, वो हमने उस पर इजहार किया उसका। यही है मेरी आपसे। मैं ऊपर से पहाड़ों से चला और मैं पानियों की तरफ जा रहा हूँ, सोच समझ के, इलाके का मसला देख के, और ऐसे लोगों को मुंतखब कीजिए जो पॉलिसी बना सके, जो पार्लियामेंट में बैठ के मुस्तकबिल के हवाले से कोई प्लानिंग कर सके। आए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ही रहिए। चौथा सुतून हो और उसमें साफ़ी ना हो, ये मुमकिन नहीं है। और जिस शहर में भी हम जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो असल नब्ज़ पे जिनकी उंगली है, जिनका हाथ है, उनसे बात की जाए। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं डेरा गाजी खान के, और 25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, 20 साल से तो एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं, ब्रदरम तारक। बहुत शुक्रिया तारक भाई, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बताइएगा, मैं एक ही सवाल, अगर मैं मसला पूछूं इस हलकों का, इस एरिया का, वो सबसे बड़ा क्या है? ज़िला डेरा गाजी खान में इस वक्त मसाइल की भरपार है। एक मसला नहीं है, यहाँ पर सुई गैस का इशू है, यहाँ पर वाटर सप्लाई का इशू है, उसके साथ साथ सीवरेज पर ये पूरा शहर तैर रहा है। आए रोज़ क्राउन फेल्योर हो रहे हैं, रोड्स पर गाड़ियाँ धंस जाती हैं उस पर। डेरा गाजी खान से आला पंजाब रहे हैं, अभी उससे पहले गवर्नर रहे हैं, उससे पहले वज़ीर आज़म रहे हैं, और फिर सदर पाकिस्तान भी यहाँ से रहे हैं। तमाम लोगों की तरफ से जो फंड्स आए हैं, अभी लास्ट टेन्योर जो है उसमें अगर बात की जाए तो अरबों रुपए के फंड्स कागजों में लगाए हैं हमारे यहाँ, लेकिन ना यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ठीक हो सका है, कागजों में लगे हैं सिर्फ। जी बिल्कुल, अब उसको कह सकते हैं डेरा गाजी खान शहर की जो सूरत हाल है, आपने विजिट किया, आप देखें यहाँ पर पिछले 5 साल का कोई ऐसा बड़ा तरक्याती मनसूबा नज़र नहीं आएगा सिवाय कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के। एक हॉस्पिटल हमें ज़रूर खड़ा नज़र आता है, बाकी वो डेरा गाजी खान के लिए सहूलत है, मगर आम आदमी की सहूलत के लिए यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। सीवरेज की वजह से लोगों की जायदादें तबाह हो रही हैं, आए रोज़ ग्राउंड फेलियर की वजह से नुकसानात हो रहे हैं, जान तक जा रही है, बच्चों की जानें गई हैं यहाँ पर, लेकिन ना कॉरपोरेशन को उस पर ले रही है।
कॉरपोरेशन कहती है फंड्स नहीं है। तारक भाई ये बताएं कि जिस तरह हमने माजी में देखा हिद्दत शिद्दत तर्ज तखातुब, यहाँ क्या सूरत हाल है? ओए मैं मार देगा, ये है या सुकून है? जी डेरा गाजी खान में इंतखाबी सूरत हाल जैसे कि आपने भी विज़िट किया है, किसी हद तक एक दूसरे की बर्दाश्त की पॉलिसी पर लोग चल रहे हैं। यहाँ पर सरदारों का इलाका है, एक दूसरे को गाली गलौच नहीं कर सकते। अलबत्ता हर पार्टी का अपना मंशूर है, मंशूर के मुताबिक तनकीद हो रही है। गुज़िश्ता हुकूमत को जो है बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर ये फ़ंड्स के हवाले से कि वो फ़ंड्स किधर गए, उसका ऑडिट नहीं हो रहा। एंटी करप्शन ने कल भी साबिक एम.एन.ए. ज़रताज के वारंट निकाले उन्होंने, और इसी तरह सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन गहमा गहमी के बावजूद जो लोगों का सियासी बर्दाश्त वाली बात करते हैं, तो अदम बर्दाश्त का यहाँ पर रुझान नहीं है। एक दूसरे के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं और सियासी गहमा गहमी पूरी तरह से अरूज पर है इस वक्त। बहुत शुक्रिया तारक भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बात हुई ना कि अदम बर्दाश्त का यहाँ पे वो लेवल नहीं है, बल्कि बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बर्दाश्त ही करना है। लेकिन ऐसी चीज़ को नहीं हमने बर्दाश्त करना, आ जाओ इदारों के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स चला दो, अमलाक जला दो, शहदा की तौहीन कर दो, बेतौकीरी कर दो। ना 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 ना, इसकी इजाज़त नहीं है। जी नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद ख़ान खोसा ये हमारे साथ मौजूद है, बल्कि हम इनके डेरे पे पहुँचे हैं, डेरा गाजी खान में। और जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, आगाज़ में डेरा गाजी खान में आते ही कि बड़े खोसा साहब के साथ हम कहाँ कहाँ गए, और मुझे वो सारे रिपोर्टिंग के दिन याद आ गए। लेकिन मैं अपने भाई से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, दोस्त भाई, सबसे बड़ा मसला जो आपके इलाके का है, उसे अगर 1 2 3 कहा जाए तो क्या वो चीज़ है? कमज़ोर नुमाइंदगी। मसाइल तो और भी बहुत से हैं जो क्रिएट कर दिए गए कमज़ोर नुमाइंदगी की वजह से। हमने 2008 से 2013 तक जब इस शहर की नुमाइंदगी का शर्फ अल्लाह ताला ने मुझे बख्शा, तो कोशिश की कि इस शहर की जो हैसियत है उसको तरक्की के ज़रिए तब्दील कर दिया जाए। आज जो आप शहर की सूरत हाल देख रहे हैं, जो शाहराएँ देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, गाज़ी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर देख रहे हैं, ये जितने मेगा प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये उसी दौर के दिए हुए और बनाए हुए हैं। ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, गाज़ी यूनिवर्सिटी, पार्क्स, शाहराएँ देख रहे हैं आप, कंप्लीट शहर की सीवरेज की रीवैम्पिंग की, कंप्लीट शहर की वाटर सप्लाई की रीवैम्पिंग की। कोई ऐसा मोहल्ला गली नहीं थी जो कि पुख्ता नहीं की। यानी जो जो डेवलपमेंट के हवाले से ज़रूरियात थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया। 2013 के बाद जो डेरा गाजी खान ने सबसे ज़्यादा फेस किया वो था कमज़ोर नुमाइंदगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इदारों में करप्शन भी बढ़ी। जो काम काज उसके बाद छोटे मोटे होते रहे, मेगा प्रोजेक्ट्स कोई नहीं आए, छोटे मोटे काम जो रोज़मर्रा के आप कह सकते हैं गली नाली सोलिंग इस तरह के होते रहे। लेकिन वो मुंतखब अरकान पार्लियामेंट का तो काम नहीं है ना, उनका तो काम पॉलिसी बनाना है ना। अब इस पे भी मुझे ज़रा बताइएगा कि लोकल गवर्नमेंट के काम क्यों MP MNA के सर पे लाद दिए गए? जी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये 85 के बाद से ये रीत रिवायत जो है वो बन गई थी कि MPAs और MNAs को सालाना ग्रांट्स दी जाती थी, फंड्स दिए जाते थे डेवलपमेंट की मद में। जो बल्दियाती इदारे थे उनको हमेशा कमज़ोर रखा गया। कि आपको याद होगा कि 2008 से 2012 तक मैं लोकल बॉडीज़ का मिनिस्टर रहा, उसमें हमने 3 मुसवदे बनाए। 3 मुसवदे। क्या बना उनका? हमारा फोकस उसमें ये था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दिए हुए सिस्टम, लोकल बॉडी सिस्टम में जो नकायस थे उनको दूर करके एक मज़ीद स्ट्रेंथन्ड सिस्टम जो है वो लोकल बॉडीज़ का इंट्रोड्यूस किया जाए। उन नहीं होने दिया। उनका मकसद शायद यही था कि एक कैस्टरेटेड किस्म का एक सिस्टम हो, लोकल बॉडी सिस्टम हो, जो कि बस नुमाइंदगी की हद तक हो, उनके पल्ले इख्तियार। और वही आपने देखा 2015 से आगे एक मफलूज सा लोकल बॉडी सिस्टम रहा। सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं। अब आपकी तरजीहात, आपके गोल्स क्या हैं इलाके के लिए, हलके के लिए? और मैं बहैसियत मजमूई भी ये बात जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान लेवल पे के पार्लियामेंट में पहुँच के वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें फौरी तौर पे एड्रेस करना और होना ज़रूरी है? सबसे पहले तो जी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ किसी भी माशरे की तरक्की के लिए आपके जुडिशल सिस्टम का स्ट्रेंथन्ड और वाइब्रेंट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका जुडिशल सिस्टम जब तक कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा आपका माशरा नहीं सुधर सकता। लाकानूनियत आज आप सिर्फ ये देखें कि हमारे इलाकों में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लाकानूनियत जो है वो बेलगाम हो गई है।
आपका इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर नुमाइंदगी और कॉम्प्रोमाइज़ पार्लियामेंट की वजह से बिल्कुल बेलगाम हो गया। जो इंतज़ामी ढांचा है आपको इंतज़ामी रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, आपको जुडिशल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, आपको एजुकेशनल पॉलिसी को भी रिव्यू करना चाहिए, आपको हेल्थ पॉलिसी को भी यानी इन पिछले ओवरऑलिंग की जरूरत है। कंप्लीट ओवरहॉलिंग, इसमें अब रिंग पिस्टन चेंज नहीं होने, ये पूरा सिस्टम जो है ये ओवरहॉल होने की ज़रूरत है। वो आपका एक जुमला ऐसा आया, हमने माजी में देखा, हालिया माजी में शिद्दतें हिद्दतें मुखातिब करना, तर्ज तखातुब, वो रिंग पिस्टन से मुझे याद आया कि चैन गहरी अड़ जाएगी, रिंग पिस्टन खराब हो प्लेटें जाएगी, कमज़ोर हाँ, होंगी। प्लेटें। अब क्या आपके इस एरिया में क्या सिचुएशन है कि वो मुखालफिन को किस तरह मुखातिब किया जाता है? जी रिवायतन तो हमारी और लगारी ख़ानदान की एक सियासी मुखालफत रही, ज़ाती नहीं सियासी मुखालफत रही, लेकिन हमने कभी भी ज़ातियात पे हमले नहीं किए। उनकी तरफ से जब भी अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार बख्शा है तो उनकी तरफ से हमारे और हमारे दोस्तों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती रही हैं। हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कहेगा, आप शहर का पूरा जायज़ा उठा के देख लें, आप पूरे देहातों में जाके जायज़ा लेके देख लें, हमारी तरफ से कभी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमने वो लिहाज और तमीज़ का जो दामन था उसको कभी नहीं छोड़ा। ये अनफॉर्चुनेटली पिछले दौर के अंदर हमें निजी चैनल्स पे जो पीटीआई के नुमाइंदे थे उनकी तरफ से ये भी सुनना पड़ा कि जी आपके और ख़ातून की तरफ से कि आपके घर में घुस के आपको हराएंगे। अगर कोई मर्द बात करता तो उसको हम जवाब देने की पोजीशन में थे, लेकिन हमारी तरबियत ये इजाज़त नहीं देती थी कि ख़ातून को उनकी बेलिहाजी के मुताबिक जवाब दिया जाए। तो ये तो जिसने उस दौर के अंदर जितनी बेलिहाजी की उतनी उसको वहाँ पे प्रमोशन मिली। मैं एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, मैंने बड़े खोसा साहब को देखा, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर रहे, एक अरसा हमने रिपोर्टिंग की, गवर्नर हाउस में हम जाया करते थे। ये जमातें बदलना, ये उनके अंदर से तो मेरा ख्याल है नून लीग की मोहब्बत नहीं जा रही और वो आज़ाद हैसियत में आए हैं, एक ही चक्कर है। नहीं मेरे ख्याल में वो मुस्लिम लीग नहीं रही जिस मुस्लिम लीग से सरदार जुल्फ़िकार खान साहब वाकिफ़ थे, जिसके लिए उनकी कुर्बानियाँ थी, जिनके लिए उनकी काविशें और कोशिशें थी। और डिक्टेटर के सामने खड़ा होना पाकिस्तान के सबसे बड़े बैटलफील्ड, पॉलिटिकल बैटलफील्ड में पंजाब में एक डिक्टेटर को फेस करना ये कोई मजाक की बात नहीं थी। जी नाजरीन, हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ और फिर ज़िला डेरा गाजी खान वहाँ तक पहुँचे और हमने कोशिश करनी थी और हमने कोशिश की, आगे से आगे बढ़ेंगे और आगे से आगे बढ़ते चले भी जाएंगे। लेकिन इश्यूज़ इतने हैं, मसाइल इतने हैं कि हमने जितनी भी कोशिश की, हमें जो जो मैसर आया, हमें जो जो हमने रिक्वेस्ट भी की, हमने लगारी साहब से भी रिक्वेस्ट की और इसहाक डार साहब ने भी उनसे कहा, वो मेरे फ़ोन के बावजूद उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना टाइम मिल सका। इसी तरह जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा से हमने बात की, इसी तरह मुस्लिम लीग नून के चांडिया साहब से हमने हमारी बात की, जमात इस्लामी के लोग मिले, आज़ाद मिले। पीटीवी स्टेट चैनल पे हमने कोशिश की कि हर एक को मौका दें और मेरे पास चूँकि ये चलता फिरता वो रिकॉर्ड मौजूद है, अवैस लगारी साहब को मैंने बार बार कॉल की, मुझे अगर टाइम नहीं मिला तो मैंने आगे निकल जाना है, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। और इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड भी कह रहा हूँ, कोई जमात भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकायत लगाने पे आ जाए तो हमारे पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह अब आगे हमने कोशिश की थी इसी प्रोग्राम में जाएं रहीम यार ख़ान, लेकिन जितनी बातें हो गई, जितने लोगों से मुलाकात हो गई, अब कोशिश करेंगे कि रहीम यार ख़ान और उसमें जनाब मखदूम महमूद उनसे बात करें, मुर्तज़ा से बात करें। वो आपने 2018 में भी मुझे उनसे बातचीत करते हुए देखा, मैं उनसे बात की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी जमातें हैं, जनूबी पंजाब में कितनी जमातें हैं और फिर सिंध में दाखिल होने के बाद कितनी जमातें हैं, मैं हर एक के पास जाने की कोशिश करूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन नाज़रीन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर दूर दराज के हलके हैं, गांव हैं, देहात हैं, गोट है, गराह है, तो उसमें अगर कोई उम्मीदवार है तो उसकी वजह से मैं अगर रुकता रहूँगा तो मैं रुक जाऊँगा, उनकी कैंपेन नहीं रुकनी। लिहाजा मुझे नहीं रुकना, मुझे आगे बढ़ना है। मैं हर एक जमात की नुमाइंदगी की कोशिश करूँगा और मैं ये ट्राई करता रहूँगा कि सारे के सारे आज़ाद भी हों, किसी भी जमात से हों, छोटी बड़ी जमात मेरे नज़दीक कोई नहीं है। मेरे नज़दीक
उम्मीदवार हैं, उनके प्रोग्राम हैं और इलाके का मसला सबसे बड़ा क्या है, मेरे नज़दीक वो सबसे अहमियत का आमिल है। हम यूँ ही बढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में हम रहीम यार खां से चलें और फिर सिंध तक पहुंच जाएं और सक्कर तक पहुंच जाएं। वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं और क्योंकि हमारे कुछ कुलीग्स वो इंटीरियर सिंध को भी पूरा 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 प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उस पर वो भी देख लेंगे और जो भी वो कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे जब मामला हो आखिरी दिनों का 2 दिनों का तो उसमें हम वहाँ जाएंगे। चौथा सुतून की टीम वहाँ जाएगी जो NA1 चित्राल से ऊपर से चली थी और गहरे पानियों पे आ गई है। कराची से कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी बातें और फिर ख़ास तौर पे कैंपेन जो है इंतखाबी मुहिम उसके इख्तिताम का दिन जब होगा तो हम उसका इख्तितामिया दे रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं जवाद फैज़ी, फैसल और डिंगा और मेरे साथ जो भी ड्राइवर हैं, अल्लाह ताला आपके आल पे रहम करे, हम पे करम करे और पूरे पाकिस्तान पे अल्लाह अपनी रहमत और करम और फजल और एहसान की बरखा बरसाए। हम एक होंगे तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। जवाद फैज़ी को डेरा गाजी खान और बाकी इलाकों से, जनूबी पंजाब के इलाकों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।